टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद क्या है ताजा हालात और किसान आंदोलन के 16वें दिन सरकार ने क्या दिए हैं ऑफर और किसानों की तरफ से क्या दी गई है नई धमकी। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद सियासी घमासान जारी है और बीजेपी और टीएमसी के आरोप प्रत्यारोपों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यपाल से कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। पत्थरों से गाड़ी के टूटे शीशे उसी काफिले का हिस्सा हैं जिस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे, लेकिन सफर की शुरुआत में ही नुकीले पत्थरों से सामना हो गया। टीएमसी का झंडा उठाई एक भीड़ बीजेपी के काफिले पर टूट पड़ी। बुलेट प्रूफ गाड़ी न होती तो पता नहीं क्या होता। बंगाल में हुए इस हमले से दिल्ली हिल गई। बैठकों का दौर शुरू हो गया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर घटना की जानकारी देते हैं। चिट्ठी में लिखते हैं कि अगर बंगाल में जरा सी चूक हो जाती तो बीजेपी के कई नेता मारे जाते। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो माँ दुर्गा की कृपा से पहुँचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बंगाल की राजधानी कोलकाता के करीब डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था। ऐसा लग रहा है कि पूरी सड़क पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया है। इस हमले को भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सब बीजेपी की साजिश है। কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এখানে আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে। আরে ममता बनर्जी हिल गई हैं। पुलिस का पूरा अमला भीड़ को घेर कर खड़ा था। प्रशासन के अफसर खड़े थे लेकिन फिर भी हमला हो गया। अब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। आज शाम राज्यपाल प्रेस को घटना की पूरी जानकारी देंगे। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश की है। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंड स्क्रीन में द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। जेपी नड्डा पर हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। केंद्र सरकार ने भी हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। जेपी नड्डा पर हमले के बाद बंगाल की सियासत सुलग उठी। अपने अध्यक्ष पर हुए हमले को देखकर बीजेपी के नेता सुलग उठे। बंगाल से लेकर केंद्र तक बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला पश्चिमी बंगाल सरकार की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं। ये हमला पश्चिमी बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को प्रदर्शित करता है।
आज ये स्थिति देखे आज के हालात को देखकर लग रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है। हमें लगता था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जीत जाएंगे, लेकिन अभी बंगाल के हालात राष्ट्रपति शासन के लायक प्रेसिडेंशियल का सिचुएशन का मुताबिक है। नड्डा पर जहां हमला हुआ वो ग्रेटर कोलकाता का पार्ट है और ये ममता बनर्जी के सियासी वारिस के तौर पर तैयार किए जा रहे अभिषेक बनर्जी का इलाका है। अभिषेक यहां से सांसद हैं और जब बीजेपी के नेता का दौरा हुआ तो टीएमसी के कार्यकर्ता ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। सरकार से बातचीत विफल होने के बाद किसानों का आंदोलन और तेज हो रहा है। हाईवे जाम करने के ऐलान के बाद किसानों ने अब रेलवे ट्रैक जाम करने की धमकी दी है। बातचीत का सिलसिला टूट चुका है, इसलिए किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि अगर सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन और बड़ा होगा। 12 दिसंबर को दिल्ली आने वाले रास्तों को जाम किया जाएगा। 14 को बीजेपी के दफ्तर और मंत्रियों के घर पर धरना देंगे। और अब नया ऐलान यह है कि पंजाब और हरियाणा के बाहर देश भर में किसान रेल पटरियों पर बैठेंगे। पंजाब ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ पंजाब से जो बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असं रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। 6 बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक इस आंदोलन का हल नहीं निकला। किसानों ने सरकार के हर प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार चाहती है ये मामला बातचीत के जरिए ही हल हो। इसलिए सरकार ने एक बार फिर किसानों से अपील की है कि वो सरकार के प्रस्तावों पर विचार करें। उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। किसानों के आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गया। उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर लहराए गए। और ये तस्वीर आई दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की एक सभा से। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के मंच पर नारेबाजी चल रही थी, जोश बढ़ाने के लिए गाने गाए जा रहे थे, लेकिन मंच के ठीक पीछे लगे पोस्टर ने सबको चौंका दिया। किसानों की सभा के बैनर में उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी की तस्वीर लगी हुई थी और उन्हें बुद्धिजीवी बताया जा रहा था। उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी पर दिल्ली दंगा भड़काने के आरोप हैं। उमर खालिद ने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए। शर्जील इमाम ने नॉर्थ ईस्ट को देश से काटने की बात की। किसानों के मंच पर इनके अलावा ऐसे लोगों की तस्वीर भी लगी थी जिन पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप है। माओवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देने के केस हैं। ये तमाम लोगों के पिक्चर्स के साथ एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया और इस पिक्चर में साफ तौर पर लिखा है, इस पोस्टर में, झूठे केसों में गिरफ्तार किए बुद्धिजीवियों और विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को रिहा करो। इनमें से काफी सारे लोगों पर यूएपी के ए के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं। सिर्फ मंच पर ही नहीं बल्कि यहाँ आए सीधे साधे लोगों के हाथ में भी शर्जील इमाम, उमर खालिद और खालिद सैफी के पोस्टर पकड़ा दिए गए। यहाँ आए इन भोले भाले लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो किसके पोस्टर पकड़ कर बैठे हैं। किसान आंदोलन में कोरोना की भी एंट्री हो चुकी है और सुरक्षा में तैनात 2 आईपीएस ऑफिसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई जवानों को भी इन्फेक्शन होने का शक है। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तब दिल्ली में कोरोना का ग्राफ आसमान पर था। अब दिल्ली में कोरोना का ग्राफ भले ही कंट्रोल में दिख रहा है, लेकिन किसान आंदोलन के कोरोना मीटर ने अब रीडिंग देनी शुरू कर दी है। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की फोर्स को लीड कर रहे आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल कोरोना की चपेट में आ गए हैं।
आंदोलन शुरू होने के बाद दोनों अफसर सिंघू बॉर्डर पर तैनात थे और धरने को मॉनिटर कर रहे थे। मंगलवार को दोनों अफसरों की एक साथ तबीयत खराब हुई। उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। अब रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा को सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी बनाना जरूरी है, लेकिन किसान आंदोलन में इतने किसान जमा है कि नियमों का पालन करना मुश्किल हो रहा है। महामारी के खतरे के चलते दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। दर्जनों आंदोलनकारियों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नए संसद भवन की नींव रखी। 971 करोड़ रुपए में नए संसद भवन की बिल्डिंग 2 साल में तैयार हो जाएगी। संसद भवन की नई बिल्डिंग मौजूदा संसद भवन के बिल्कुल सामने बनेगी। संसद की नई इमारत त्रिकोण के आकार में बनेगी। आजाद भारत का अपना संसद भवन होगा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे पूरा करने के लिए 2 साल की डेडलाइन रखी गई है। संसद भवन की नींव रखते वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नई बिल्डिंग में सांसदों के लिए सेटिंग अरेंजमेंट इस हिसाब से किए जा रहे हैं जिससे भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ने पर जगह की कमी न पड़े। नई बिल्डिंग का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन इस तरह किया जा रहा है जिससे 150 साल की जरूरतों को पूरा किया जा सके। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के लिए आज एक अहम सुनवाई का दिन है। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जेल में बंद लालू प्रसाद यादव के लिए शुक्रवार का दिन रिहाई की संभावना के लिहाज से अहम है। चारा घोटाले के जिस 5वें केस में जमानत को लेकर महीने भर में 2 बार सुनवाई टली, उस पर झारखंड हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। 5वां मामला टोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। जमानत की अर्जी लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट लेने को आधार बनाकर दी है। देवघर और चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल चुकी है। 5वें केस में लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने पिछली जमानत को आधार बनाया है, लेकिन डोरंडा ट्रेजरी का मामला अवैध निकासी के लिहाज से बड़ा मामला है। मेरठ में एक घर में 5 लोगों का शव मिला है। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो दर्दनाक सच सामने आया। मेरठ के परीक्षितगढ़ इलाके के इस घर का दरवाजा खुलते ही पुलिस भी दंग रह गई। जमीन पर पड़े 3 बच्चों के शव, उसके बगल में मां का शव और दूसरे कमरे में पंखे से लटका पिता का शव। ये मंजर सामने आते ही पूरे शहर में सनसनी मच गई। 5 लोगों का परिवार एक झटके में खत्म। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसका सुराग मौके से बरामद सुसाइड नोट में मिला। मृतक सईद के लिखे सुसाइड नोट में पारिवारिक कलह की बात लिखी है। इसी आधार पर पुलिस को शक है कि खुद को फांसी लगाने से पहले सईद ने अपने 3 बच्चों और पत्नी की गला दबाकर हत्या की। एक घर है जहां 2 बजे से कोई बाहर नहीं निकला था। थाना पुलिस मौके पर गई, वहां पर देखा गया कि बाहर से गेट बाउंड्री का बंद था और कूद के गेट खोला गया। रईस नामक एक 37 वर्ष का व्यक्ति है, उसने अपने 3 बच्चों को और अपनी पत्नी को मार दिया और उसके बाद खुद उसने फांसी का फंदा लगा के सुसाइड कर लिया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ा कदम पार कर लिया है। भारत की स्वदेशी कार्बाइन बनकर तैयार है और जल्दी इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। भारत की ये स्वदेशी कार्बाइन दुश्मनों की चीथड़े उड़ाने के लिए तैयार है। 1 मिनट में मशीन 100 या 200 नहीं 700 राउंड फायर कर सकती है।
DRDO और OFB की तरफ से तैयार जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन कार्बाइन यानी JVPC थल सेना के सभी कड़े मानकों पर खरी उतर चुकी है। कानपुर में बनी ये देसी कार्बाइन जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में काफी कारगर साबित होगी। JVPC मशीन गन 5.56 by 30 mm है। ये गैस ऑपरेटेड बुल पंप ऑटोमेटिक वेपन है जो 1 मिनट में करीब 700 राउंड फायर कर सकती है। इसकी रेंज करीब 100 मीटर है और इसका वजन महज 3 किलो है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसी महीने की 7 तारीख को JVPC कार्बाइन ने अपने फाइनल यूजर ट्रायल पूरे किए। अब तक JVPC थल सेना की तरफ से तैयार सभी सख्त मानदंडों पर खरी उतरी है। बेहद गर्मी और सर्दी के मौसम में इस स्वदेशी कार्बाइन का टेस्ट किया गया है। साथ ही सटीकता के ट्रायल में भी ये सभी मानदंडों को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। नड्डा के बाद अब गृह मंत्री करेंगे बंगाल का दौरा। पूरी खबर देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।